नमस्कार विद्यार्थियों। आज के व्याख्यान में हम स्कंदगुप्त नाटक में इतिहास विषय पर चर्चा करेंगे। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के शासनकाल के अंतिम दिनों में साम्राज्य के अंतर्बाह्य संघर्षों से ग्रस्त ऐतिहासिक परिदृश्य को लक्ष्य करके लिखा गया एक रोमांटिक धर्मी ऐतिहासिक नाटक है। अतीत भारत के इतिहास के इस विशेष कालखंड में गुप्त साम्राज्य गृह कलेश यानी विघटनकारी आंतरिक तत्व एवं विदेशी आक्रमणों का शिकार बन गया था। इस नाटक में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय हुआ है। केवल मात्र इतिहास को लिखना साहित्य नहीं है, वो केवल इतिहास में ही आएगा। साहित्य तभी होता है जब इतिहास के साथ साथ उसमें कल्पना का समन्वय होता है। इस समन्वय के फलस्वरूप ही इतिहास आत्मवान या प्राणवान प्रतीत होता है। इतिहास के क्षीण कलेवर को कल्पना से सजीव तो किया जा सकता है, किंतु ऐतिहासिक निष्ठा की क्षति नहीं होने दी जाती है। यानी उसका विशेष ध्यान रखा जाता है कि ऐतिहासिक निष्ठा जो है उसको क्षतिग्रस्त नहीं होने दिया जाए, उसको बरकरार रखा जाए। इसके कारण ही नाटक के कथ्य का मार्मिक प्रभाव पड़ता है। स्कंदगुप्त के कथ्य को हम केवल ऐतिहासिक दृष्टि की अभिव्यक्ति तक ही सीमित नहीं पाते हैं, उसमें जाति को सतत जीवित बनाए रखने के तत्वों का भी कुशल विनियोग हुआ है। यही कारण है कि स्कंदगुप्त ऐतिहासिक नाटक होते हुए भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना में दीप्त प्रतीत होता है। नाटक की कल्पनात्मकता पर विचार करते समय प्रसाद की इन सृजनात्मक भंगिमाओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। यह इतिहास प्रसिद्ध है कि गुप्त साम्राज्य के शासक कुमारगुप्त विक्रमादित्य की दो रानियां थीं। अनंत देवी छोटी रानी थी, जिसके नाम का उल्लेख इतिहास में मिलता है, लेकिन बड़ी रानी के नाम का उल्लेख इतिहास में नहीं मिलता। अतः प्रसाद ने अपनी कल्पना से उसे देवकी नाम दिया है तथा चारित्रिक गुणों को इतिहास सम्मत ही रखा है। उसके साथ विशेष कोई उन्होंने परिवर्तन नहीं किया है। वह महादेवी है, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की माता है, मर्यादा, औदार्य और क्षमा की प्रतिमूर्ति है। जबकि छोटी रानी अनंत देवी जो है वो छल छद्मशील कुटिल नारी है, जो अपने पुत्र पुरगुप्त को सम्राट बनाने के लिए षड्यंत्र करती है और गृह क्लेश को जन्म देती है। वह क्रूर प्रकृति की नारी है और अत्यंत रूपवती है। अपने सौंदर्य और श्रृंगारिक प्रवृत्तियों से वह जर्जर और विलासता युक्त के मानसिक रखने वाले वृद्ध कुमारगुप्त को अपने वश में कर लेती है। बड़ी रानी देवकी को बंदी बना देती है तथा भट्टारक से मिलकर वह वृद्ध कुमारगुप्त की हत्या करवाती है और तथा कुचक्र रच के यह घोषित कर देती है कि मृत्यु से पूर्व कुमारगुप्त ने पुरगुप्त को गुप्त साम्राज्य का सम्राट मनोनीत कर दिया है। स्कंदगुप्त को इस योग्य उन्होंने नहीं समझा। यद्यपि बड़ी रानी का पुत्र होने के कारण स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य के स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे, किंतु अपनी चालों से वह सब कुछ परिवर्तित कर देती है और इस प्रकार से उत्तराधिकार के विषय में गुप्त साम्राज्य में एक अस्थिरता आ जाती है। गृह कलेश के इस परिप्रेक्ष्य में नाटक की कथा वस्तु की नाटकीय सौंदर्य के साथ विधान किया गया है। नाटक स्कंदगुप्त के आंतरिक पक्ष के रूप में व्यक्त गृह कलह के साथ बड़े स्वाभाविक ढंग से बाह्य घटना चक्र को संयुक्त किया गया है। स्कंदगुप्त को पुष्यमित्रों से युद्ध के लिए उज्जैनी भेजा जाता है। उनके पक्ष में सभी लोग किसी न किसी कारणवश राजधानी से दूर हो गए हैं या
बाह्य आक्रमणकारियों, शक और हुणों से युद्ध के बहाने उनको जानबूझकर दूर कर दिया गया है ताकि वह स्कंदगुप्त की सहायता किसी प्रकार से न कर पाए। नाटक में स्कंदगुप्त इन्हीं प्रतिपक्षों से घिरा हुआ बाह्य संघर्ष और अंतः संघर्ष से ग्रस्त दिखलाई पड़ता है। इस संघर्ष का कार्य या फल बाहरी आक्रमणकारियों और ग्रह कलह जनित आंतरिक विघटन के तत्वों का से राष्ट्रीय जीवन को निरापद करना है। इसी कार्य की सिद्धि के लिए नाट्य वस्तु की योजना की गई है। यानी स्कंदगुप्त नाटक के पीछे जयशंकर प्रसाद का मूल उद्देश्य यही है कि वह स्कंदगुप्त जिस प्रकार से गृह कलह और भय आक्रमणकारियों से निपटता है, उसी प्रकार से हम वर्तमान समय के स्वरूप में उसको लागू कर सकें, जो कि समय था अंग्रेज़ों का, जिस समय हमें आंतरिक गृह कलह के साथ साथ अंग्रेज़ों से भी निपटना था, उन्हें देश से बाहर निकाल करना था। इसी कार्य की सिद्धि के लिए जैसे प्रकार से उन्होंने इस नाट्य की योजना की है, जिसकी अपनी एक मौलिक नाट्य शैली है। इस नाट्य शैली से भारतीय रसवादी नाट्य रीति और पाश्चात्य संघर्ष मूलक तंत्रों का सुंदर समन्वय हमें इस नाटक में देखने को मिलता है।